हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे राजनीतिक सहभागिता के बारे में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा और भी इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना होगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा क्योंकि इसमें टेलीग्राम में आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट वगैरह और इस बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सहभागिता क्या होता है? राजनीतिक सहभागिता सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य तत्व है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का तो बुनियादी आधार ही सहभागिता है, क्योंकि इसका संचालन जनता द्वारा किया जाता है। यद्यपि राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन लोकतंत्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, किंतु ऐसी बात नहीं है कि लोकतंत्र ही केवल राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करता हो। 20वीं शताब्दी में सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं, चाहे वे सर्वसत्तावादी हो या लोकतंत्रवादी, अनुदारवादी हो या प्रतिक्रियावादी, अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देती है और इस आधार पर वे अपने देश को लोकतांत्रिक शासन का गौरवपूर्ण स्थान देती है। राजनीतिक सहभागिता की अर्थ एवं परिभाषा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार या उसकी राजनीति में अभिरुचि या राजनीति से उलझाव ही सामान्यतया राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। सामान्य तौर से नागरिकों के वह कार्य जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। एप्टर जैसे विद्वान जन गतिशीलता को भी सहभागिता के अंतर्गत मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण और झुकाव ही राजनीतिक सहभागिता है। मैकलोक्सी के अनुसार राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमति देने अथवा वापस लेने का एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। इनके शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों के निर्माण के रूप में भाग लेते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैथ्यूज तथा प्रोथ्रो ने राजनीतिक सहभागिता को जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार बताया है। नोमन एच नी तथा सिडनी वर्बन ने राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। व्यापकतर अर्थ में परंपरागत क्रियाओं के अतिरिक्त राजनीतिक निर्णयों के प्रति विरोध व्यक्त करने या समर्थन तथा प्रदर्शनों एवं उपद्रवों जैसे विविध राजनीतिक क्रियाओं को राजनीतिक सहभागिता में सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता का महत्व। आधुनिक शासन प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता का विशिष्ट महत्व है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्थायित्व वैधता पर आधारित होता है और वैधता जन समर्थन पर। इसलिए कहा जाता है कि सहभागिता के परिणाम स्वरूप समर्थन शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। आधुनिक युग में नागरिकों की इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा नागरिकों में गतिशीलता लाने के लिए हर पद्धति विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की रचना करके यह प्रयत्न करती है
कि नागरिक अधिक से अधिक पद्धति की गतिविधियों में सहयोगी बने। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक युग कहलाता है, जिसका अर्थ न केवल आधुनिक युग जो है वह लोकतांत्रिक युग कहलाता है, जिसका अर्थ न केवल निर्वाचन के समय मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का गठन करना है, बल्कि लोकहित में इस सरकार को नागरिकों की इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य करना भी है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था में संचार साधनों के माध्यम से समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेने के पश्चात या निर्णय लेने के पूर्व सरकार नागरिकों की इच्छा जानने का प्रयत्न करती है। यह तभी संभव हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक पद्धति की गतिविधियों में सहयोगी बने। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा हर समय में हर राजनीतिक व्यवस्था को आंकने और परखने का अनुभाविक साधन रहा है। यह ऐसा तथ्य है जो राजनीतिक व्यवस्था की चीर फाड़ किए बिना ही उसके अंदर झांकने का अवसर देता है, जिससे उनकी स्वस्थता या रुग्णता का मोटा अनुमान लग जाता है। सहभागिता राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित करती है तथा उनको परिवर्तित करने में सहभागिता का विशेष हाथ रहता है। इसलिए विकासशील देशों में सहभागिता पर कुछ अधिक ही बल दिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता संबंधी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सहभागिता संबंधी सिद्धांत के निर्माण में अनेक बाधाएं हैं तथा सहभागिता से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर लेने के पश्चात भी उनका विश्लेषण तथा उन विश्लेषणों के आधार पर सिद्धांत निर्माण करना उतना ही कठिन है जितना कि सहभागिता संबंधी आंकड़े एकत्रित करके उनका सामान्यीकरण करना। इसका मूल कारण यह है कि सहभागिता स्तर, समय और परिस्थिति के कारणवश बदलते रहते हैं। एक राज्य में सहभागिता के कारक दूसरे राज्य के कारकों से भिन्न होते हैं तथा एक ही राज्य में एक समय में किसी भी विशेष कारक के कारण सहभागिता स्तर ऊंचा हो सकता है। वही कारक दूसरे समय में अगर निम्न नहीं रहता तो स्तर को प्रभावित भी नहीं करता। शिक्षा स्तर और सहभागिता स्तर परस्पर संबंधित है तथा उच्च शिक्षा सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठा देती है। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो देश संपन्न हैं उनमें सहभागिता का स्तर ऊंचा रहता है, अर्थात संपन्नता और सहभागिता स्तर परस्पर और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसी प्रकार रोपर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक दृष्टि से जो देश जितने अधिक पिछड़े होते हैं उन देशों में सहभागिता का स्तर निम्न तो रहता ही है। लिप्सेट एवं लर्नर ने सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण में व राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक विकास सहभागिता के स्तर पर निर्भर है तथा जिस समाज में सहभागिता का स्तर निम्न होगा उस देश में न केवल आधुनिकीकरण की क्रिया कम होगी बल्कि राजनीतिक स्थायित्व में भी कमी होगी। प्रायः राजनीतिक सहभागिता से संबंधित दो सिद्धांत बहुचर्चित है। पहला सिद्धांत, जो पुराना सिद्धांत कहलाता है, के अनुसार उच्च श्रेणी का सहभागिता स्तर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विश्वास करता है, परंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अभाव में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण निष्ठा व्यक्त करता है। यह पद्धति संवैधानिक तथा लोक कल्याणकारी है। इस पद्धति में आधुनिकीकरण की मात्रा उच्च श्रेणी में होगी। दूसरा सिद्धांत मताधिकार के विकास को सामाजिक परिवर्तनों के साथ जोड़ता है, अर्थात जिस देश में मताधिकार जितना व्यापक होगा उस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा पद्धति में स्थायित्व भी होगा। आमंड ने इस सिद्धांत की चर्चा विकासशील देशों के संदर्भ में की है
उनका मत है कि यह सिद्धांत इन देशों पर लागू नहीं होता है। अनेक देशों में जहां मताधिकार व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो गया है, वहां आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं परिवर्तन की गति धीमी एवं मध्यम श्रेणी की है। राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास एवं निष्ठा मध्यम श्रेणी की ही दिखाई देती है। उग्रवादी प्रदर्शन राजनीतिक वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु ऐसे देशों में जहां मताधिकार व्यापक नहीं है या सीमित व्यक्तियों को ही प्राप्त है, उन देशों में आर्थिक सामाजिक विकास का स्तर ऊंचा है। इसलिए मताधिकार के विस्तार का आर्थिक सामाजिक विकास एवं परिवर्तन से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मिलब्राथ ने राजनीति में सहभागी लोगों के मात्रात्मक अंतरों की बात की है। उनके अनुसार राजनीति से विरक्त लोगों को छोड़कर राजनीति में सहभागी लोग 3 प्रकार के होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने सहभागिता में संलग्न व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियों के 3 प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। पहला है दर्शक गतिविधियां, दूसरा है सांक्रांतिक गतिविधियां तथा तीसरा है लड़ाकू गतिविधियां। दर्शक गतिविधियां क्या है? इस प्रकार की क्रियाओं में औपचारिकता का पुट रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से विरक्त तो नहीं होता, पर उसका राजनीति में उलझाव भी बहुत नरम सा रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतया राजनीति का ऐसा दर्शक रहता है जो उसमें कूदता नहीं, केवल अवसर होने पर उसमें सहभागी बन जाता है। दर्शक गतिविधियां है वोट देना, राजनीतिक वार्तालाप करना, अपने वाहन पर किसी के राजनीतिक चिन्ह का स्टिकर चिपका लेना, ठीक है। और सांक्रांतिक गतिविधियां क्या है? सांक्रांतिक गतिविधियां ऐसी राजनीतिक सहभागिता से संबंधित होती है जिसमें व्यक्ति को साधारण से अधिक दिलचस्पी और सक्रियता रहती है। ये गतिविधियां है सांक्रांतिक गतिविधियां हैं राजनीतिक प्रदर्शनों और रैलियों में शामिल होना, किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना आदि। लड़ाकू गतिविधियां क्या हैं? लड़ाकू गतिविधियां राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर भूमिका कही जा सकती है। यहाँ व्यक्ति राजनीति को अपना व्यवसाय ही बना लेता है, वह अपना सारा समय राजनीति को दे देता है। ये गतिविधियां हैं राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना, चुनाव में उम्मीदवार होना, दल के नेता का पद संभालना आदि। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ती है। उसने राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में राजनीतिक प्रभावशीलता के 3 कारण बताए हैं। यदि लोग राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने से उत्पन्न लाभों को अन्य क्रियाओं से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझते हैं, तो वे राजनीति में भाग लेंगे। और यदि लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वे राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेकर उनसे उत्पन्न लाभों को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात यदि वे यह अनुभव करते हैं कि राजनीतिक निर्णय निर्माण पद्धति को प्रभावित कर मनोनुकूल परिणाम उत्पन्न करवा सकते हैं, तो राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेंगे। और यदि लोगों को यह अनुभव हो जाए कि बिना राजनीति में भाग लिए वे अपने इच्छित उद्देश्यों और या फिर लाभों की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो वे राजनीति में अवश्य भाग लेंगे। राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं क्या है? डिवाइसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता में विविध प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। मैक्लोस्की के अनुसार इसमें मतदान, जानकारी प्राप्त करना, वाद विवाद एवं धर्मांतरण सभाओं में उपस्थित रहना, चंदा देना, प्रतिनिधियों के साथ संपर्क रखना आदि विशिष्ट क्रियाएं तथा दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना, चुनाव अभियान में भाग लेना, राजनीतिक भाषण देना या लिखना तथा सार्वजनिक एवं दलीय पदों के लिए चुनाव में भाग लेना आदि जैसे अधिक सक्रिय रूपों को सम्मिलित किया जाता है। वुडवर्ड
तथा रोपर ने राजनीतिक सहभागिता की 5 क्रियाएं बताई है। पहला है चुनाव में मत देना। दूसरा है प्रभावक समूहों का सदस्य बनकर इन्हें समर्थन प्रदान करना। तीसरा है विधायकों से प्रत्यक्ष संचार करना। चौथा है राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेकर विधायकों पर अधिकार प्राप्त करना। तथा पांचवा है अन्य नागरिकों से मौखिक रूप से राजनीतिक विचारों का आभासिक प्रचार करना। राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता के कतिपय रूप अग्र है। राजनीतिक सहभागिता के क्या क्या रूप होते हैं? राजनीतिक सहभागिता के रूप जो है इस प्रकार है। मतदान राजनीति में भाग लेने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत मतदाता उम्मीदवारों को अपनी स्वीकृति देकर शासन में निर्णय लेने का अधिकारी बनाता है। मतदान राजनीतिक सहभागिता का एक ऐसा रूप है जो सदैव नहीं पाया जाता। इसका प्रयोग सामान्यतया चुनाव के समय ही किया जाता है। मतदान का महत्व चुनाव की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। एक सामान्य चुनाव और मध्य अवधि चुनाव के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। मतदान इस बात का प्रमाण है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता को हर कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है। प्रत्याशी या दल को धन देना। प्रत्याशी या दल को धन देकर उसकी सहायता करना भी एक प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है। यह कार्य सभी लोग नहीं कर सकते। इस कार्य को केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन है। धन देना स्वस्थ प्रजातंत्र के हित में नहीं है, क्योंकि अधिक धनवान व्यक्ति पैसे के माध्यम से मत खरीद लेते हैं और इस प्रकार प्रजातंत्र जनसाधारण की व्यवस्था न रहकर पैसे वालों द्वारा खरीदा जाने वाला एक खिलौना मात्र बन जाता है। अर्ध राजनीतिक तथा राजनीतिक संगठनों की सदस्यता। अर्ध राजनीतिक तथा राजनीतिक दलों की सदस्यता भी एक राजनीतिक क्रिया है। ऐसी सदस्यता साधारण तथा सक्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। आज दूध बेचने वाले से लेकर बड़े से बड़ा पूंजीपति अपने हित से संबंधित हित समूह का सदस्य होता है। इन समूहों द्वारा वे अपने हित की पूर्ति का प्रयास करते हैं। अपने हित को पूरा करने के लिए जनमत को पक्ष में करते हैं। वे प्रचार अभियान में भाग लेते हैं। प्रचार अभियान में भाग लेना भी एक राजनीतिक क्रिया है। ठीक है। और राजनीतिक संगठनों की सदस्यता से हमारा तात्पर्य दलों की सदस्यता से है। राजनीतिक दल अतिरिक्त संवैधानिक संरचनाएं हैं जो राजनीतिक तंत्र को गतिशील बनाती है। साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संविधान का अंग बना दिया गया है। दल के किसी पद पर नियुक्त होना भी राजनीतिक सहभागिता है। चुनाव लड़ना। निर्वाचन के मैदान में आकर जनता के नेतृत्व को हाथ में लेने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है। चुनाव लड़ने का कार्य सदैव नहीं किया जा सकता है, केवल चुनाव के समय ही इसको किया जा सकता है। निर्दलीय रूप से या किसी दल के प्रत्याशी के रूप में, दोनों ही रूपों में इस कार्य को किया जा सकता है। उद्दंड घटनाएं, प्रदर्शन, हिंसा, घेराव तथा हड़ताल भी राजनीतिक कार्य है, किंतु ये सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य विशेष परिस्थितियों में ही किए जाते हैं। जब व्यक्ति संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों की पूर्ति करवाने में असफल हो जाता है, तब वह इनका प्रयोग करता है। व्यवस्था के संचार मार्गों की कुशलता एवं अदा को प्रदा में रूपांतरित करने की क्षमता पर इनकी बारंबारता निर्भर करती है। बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख कारक क्या है? राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख कारक इस प्रकार है। सामाजिक कारक। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक सामाजिकरण का परिणाम है। इसमें शिक्षा, व्यवसाय, आय, लिंग, आयु, निवास स्थान, गतिशीलता, धर्म, प्रजाति तथा
सामूहिक प्रभाव जैसे अनेक सामाजिक कारण सहायक है। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के आधार पर सामाजिक कारकों की राजनीतिक सहभागिता में भूमिका इस प्रकार से समझी जा सकती है। शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। नगरीय ग्रामीण। नगरीय लोगों की अपेक्षा कृषकों अथवा ग्रामवासियों में राजनीतिक सहभागिता में सक्रियता की संभावना कम होती है। सामाजिक एकजुटता। श्रमिक संघ के सदस्य गैर श्रमिक संघ के सदस्यों की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। निवास। किसी समुदाय में व्यक्ति का निवास जितनी अधिक लंबी अवधि के लिए होता है उतनी ही राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। आयु। राजनीतिक सहभागिता आयु के साथ साथ बढ़ती है, परंतु 50-60 वर्ष की आयु के पश्चात कम होने लगती है। लिंग। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक कारक। व्यक्ति की अकेले न रहकर अन्य लोगों से सहयोग करने की स्थिति राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करती है। एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता द्वारा पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। राजनीतिक सहभागिता मानसिक तनाव को कम करने तथा व्यक्ति को इससे दूर ले जाने में सहायक हो सकती है। राजनीतिक कारक। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारक भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। अगर राजनीतिक संचार के माध्यम नहीं है अथवा अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं या सरकारी संस्थाएं जटिल और कठोर नियमों से जकड़ी हुई है तो राजनीतिक सहभागिता की संभावना कम होगी। ठीक है। और स्वतंत्र दलीय गतिविधियां राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता एवं माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीतिक प्रेरित भावना आदि कारक भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक। राजनीतिक सहभागिता की आर्थिक व्याख्या देने का भी प्रयास किया गया है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं। राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का एक कार्य है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य निर्गम एवं निवेश है। राजनीतिक सहभागिता दोनों ही है। ऐसी दशा में राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करती है। इसी प्रकार राजनीतिक सहभागिता भी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता राजनीति में सक्रिय भाग लेती है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत संचार के मार्गों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये मार्ग जनता के लिए खुले होते हैं। प्रजातंत्र लोकप्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव विचारों एवं क्रियाओं पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है। शासन के विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय सहभागिता को नियंत्रित एवं सीमित किया जाता है। वर्तमान सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं दो प्रकार की है, प्रतिक्रियावादी जैसे इटली का फासिस्ट शासन, जर्मनी का नाजी शासन, आधुनिक साम्यवादी जैसे रूस तथा चीन। इन दोनों ही प्रकार की सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता के अवसर बहुत ही सीमित होते हैं। राजनीतिक सहभागिता का आदेश राज्य की ओर से आता है। राज्य का यह निर्देश होता है कि व्यक्ति कब और कैसे राजनीति में भाग ले सकता है। राजनीतिक संचारण या लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या है? राजनीतिक संचारण या लामबंदी मोबिलाइजेशन से संचार के उस रूप का बोध होता है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय निर्णय निर्माता एवं मध्य स्तरीय अभिजन तथा मत निर्माता की चेतना को उनकी आवश्यकता, आकांक्षाओं
व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जागृत करते हैं। इस तरह लामबंदी छल योजित संचार मैनिपुलेटेड कम्युनिकेशन का एक रूप है। आमंड तथा पावल जैसे राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक संचारण अवधारणा की विवेचना की है। संचारण के दो अर्थ है, एक सैनिक संचारण है और दूसरा व्यवस्था विश्लेषण उपागम के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था का संचारण। सेना में संचारण से अभिप्राय है समस्त साधनों और प्रयत्नों को युद्ध अथवा संकट के समय इकट्ठे करके एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख करना। युद्ध में विजय प्राप्त करना प्रमुख लक्ष्य हो जाता है और अन्य लक्ष्य इनके पूरक बन जाते हैं। सभी संसाधन और ऊर्जा को युद्ध की दिशा में उन्मुख कर दिया जाता है। इसके विपरीत व्यवस्था विश्लेषण उपागम के परिप्रेक्ष्य में संचारण का भिन्न अर्थ होता है। यहाँ संचारण से अभिप्राय है राज्य व्यवस्था की क्षमता को सक्रियता प्रदान करना। राज्य व्यवस्था के सामान्य परिचालन और सफल क्रियान्वयन के लिए संचालन अपरिहार्य है। राज्य व्यवस्था में तनाव, विभेद, संघर्ष, संकट आदि उत्पन्न होते रहते हैं और संचालन द्वारा उनका मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। संचारण के दो पहलू है, सामाजिक एवं राजनीतिक संचारण। टू एस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन इज सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, संचारण अथवा लामबंदी के दो पहलू है, सामाजिक संचारण और राजनीतिक संचारण। इन दोनों का लक्ष्य जनता की चेतना को जगाना है ताकि उन्हें सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकताबद्ध किया जा सके। सामाजिक संचारण यानी लामबंदी, सोशल मोबिलाइजेशन। सामाजिक संचारण का लक्ष्य राजनीतिक एवं अन्य माध्यमों से लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करना है। सामाजिक लामबंदी से शासकों एवं अभिजनों के संचारण संबंधी उन प्रयासों का बोध होता है जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए लोगों को जागृत करना है। यह जागृति परंपरागत मूल्यों एवं मानकों के खिलाफ प्रचार के रूप में हो सकती है। कार्ल डीएच के अनुसार सामाजिक संचारण से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके माध्यम से पुरातन सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विध्वंस कर सामाजिकरण द्वारा नूतन मूल्यों की स्वीकृति हेतु प्रेरित किया जाता है। राजनीतिक संचारण क्या है? राजनीतिक संचारण या लामबंदी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक संचारण से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसमें कोई समूह, वर्ग या राजनीतिक दल जन समर्थन के द्वारा राजनीतिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों पर नियंत्रण करने के लिए जनता को एकजुट एवं एकताबद्ध करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक स्तर पर लामबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई दल या कोई समूह उन राजनीतिक स्रोतों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं जिन पर उनका पहले नियंत्रण नहीं था। सामान्य राजनीतिक लामबंदी का प्रयोग विकासशील तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय नेतृत्व या सरकार का संचालन करने वाले अभिजन सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए करते हैं। मैक्स काल के अनुसार राजनीतिक लामबंदी से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिससे राजनीतिक दल, हित समूह तथा प्रत्यक्षता राजनीतिक क्रिया करने वाले समूह आम जनता को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने में सफल होते हैं। अधिकांशतः विकासशील देशों में राजनीतिक संचार का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक लामबंदी करना है क्योंकि द्रुत गति से आर्थिक विकास के लिए यह उनकी मजबूरी है। संचारण या लामबंदी के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। रूजेल्फ एवं रूडोल्फ ने अपनी पुस्तक द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में 3 प्रकार की लामबंदी की चर्चा की है। पहला है ऊर्ध्व लामबंदी, वर्टिकल मोबिलाइजेशन। दूसरा है क्षैतिज लामबंदी, हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन। और तीसरा है विभेदक लामबंदी, डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन। ऊर्ध्व लामबंदी का प्रयोग पारस्परिक, सामुदायिक, जातीय नेताओं के द्वारा अपने समुदाय, जाति तथा अन्य समूहों के लोगों को संगठित करने के लिए किया जाता है।
ताकि उन्हें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समन्वित करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत में जातियाँ इन समुदायों का सर्वोत्तम उदाहरण है। रूडोल्फ दंपति के अनुसार क्षैतिज लामबंदी का प्रयोग वर्ग या समुदाय के नेताओं एवं उन विशिष्ट संगठनों द्वारा पारस्परिक समाजों की श्रृंखलाबद्ध एकता को चुनौती देने एवं समाज को नए ढंग से विभाजित करने के लिए किया जाता है। भारत में विभिन्न जातियों द्वारा जातीय संघों, कास्ट एसोसिएशन की स्थापना तथा उनके आधार पर जातियों की राजनीतिक चेतना को जगाने को क्षैतिज लामबंदी का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। रूडोल्फ दंपति के अनुसार विभेदक लामबंदी का प्रयोग राजनीतिक दलों तथा अन्य एकताकारी संगठनों द्वारा समानांतर विचारधारा के माध्यम से उन समुदायों के प्रत्यक्ष समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है जो जीवंत किंतु आंतरिक रूप से विभाजित है। भेदक लामबंदी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज लामबंदी से उत्पन्न विभेदों को पाटने के लिए राष्ट्रीय अभियानों या निर्णय निर्माताओं द्वारा राजनीतिक दलों के माध्यम से किया जाता है। संचारण यानी लामबंदी के सहायक कारण, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग मोबिलाइजेशन। मोटे तौर पर लामबंदी के प्रेरक तत्व है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी दल एवं करिश्मा प्रधान नेता तथा सेना। राजनीतिक दल हित एकत्रीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन के महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों में तो राजनीतिक दल राजनीतिक एवं सामाजिक लामबंदी के मुख्य माध्यम है और इसका प्रयोग सेना और नौकरशाही भी करती है। राजनीतिक दलों का नेतृत्व अगर करिश्मा प्रधान नेता के हाथों में हो तो सामाजिक एवं राजनीतिक लामबंदी की गति तीव्र हो जाती है। तुर्की का आधुनिकीकरण करने में कमाल अतातुर्क की भूमिका से हम परिचित हैं। वर्तमान काल में जिन विकासमान देशों की करिश्मा प्रधान नेतृत्व है वहाँ लामबंदी आसानी से हो रही है। जिन देशों में राजनीतिक दल प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व को पैदा करने में विफल हो जाता है उन देशों में सेना वह भूमिका अदा करने लग जाती है। संचारण यानी लामबंदी के बाधक कारक क्या है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग मोबिलाइजेशन। विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में कुछ तत्व को लामबंदी के मार्ग में बाधा माना जाता है जो इस प्रकार है। पहला है धर्म एवं धार्मिक संगठन, दूसरा है सामाजिक संगठन तथा तीसरा है वर्ग संरचना। आमंड तथा पावल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण संचालित व्यवस्थाओं और पूर्व संचालन व्यवस्थाओं के आधार पर किया है। वे घाना, नाइजीरिया आदि देशों की शासन व्यवस्था को आधुनिक संचालित लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं। संक्षेप में राजनीतिक दृष्टि से विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं में जन संचारण और जन सहभागिता बढ़ जाती है। यह सहभागिता रचनात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। जन संचारण और जन सहभागिता के नकारात्मक पहलू खतरनाक है और राजनीतिक विकास के स्थान पर राजनीतिक पतन के प्रतीक बन सकते हैं।